नमस्कार। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा प्रश्न शास्त्र का डे 16 है और आज हम जो करेंगे वो कोर्ट रिलेटेड हम झगड़े का, आई थिंक कोर्ट रिलेटेड मुकदमे का, इस टाइप के हमारा जो है टॉपिक है वो हम लेंगे और मैम करवाएंगे। और आई थिंक टुडे इज सेकंड लास्ट क्लास और फ्राइडे को जो है हमारी लास्ट क्लास है। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक तो। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो अभी तक का तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैम आई थिंक आपने एजुकेशन का भी कुछ प्रैक्टिकल ले, हाँ जी हाँ जी, आज मैं वो एक एक थोड़ा सा अगर आप चार्ट लगा कुछ लाइट आपकी वो ब्लिंक कर रही है थोड़ी सी, तो अगर लाइट बंद कर सकें आप। मैं दूसरी लाइट लगा। जी बेटर है। ये मैंने चार कुंडली बनाई हुई है ऑलरेडी, एजुकेशन से रिलेटेड। आई होप ये विजिबल है। तो ये देखिए, ये कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। और ये क्वेश्चन था कि एक मदर का क्वेश्चन है कि उसके बेटे की एडमिशन एमबीए में होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में अश्लेषा नक्षत्र आता है। अगर हम लग्न से देखें तो जो अश्लेषा नक्षत्र है वो कुछ परेशानियों को सूचित करता है। कुछ परेशानियां या मानसिक स्ट्रेस ये शो करता है अश्लेषा। अब हम जैसा कि एजुकेशन के लिए देखते हैं, पंचम भाव। पंचम भाव जो पंचमेश है मंगल, वो 11वें हाउस में बैठे हैं और सीधी दृष्टि दे रहे हैं पंचम हाउस में। मैडम आपने अष्टम में भी लिखा हुआ पंचम, ये मंगल। अष्टम में, अच्छा ये हाँ, एक मून है इसमें, एक मून होना चाहिए और एक मरकरी, मार्स होना चाहिए। मर, मरकरी, ये मून है। ये मून है क्या ये? ये मून है और ये ओके मार्स। ओके। मरकरी इधर है, सिक्स हम्म, में। तो ये मंगल दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव पे, और जब ग्रह अपने भाव को देखता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है। जुपिटर जो है वो 9th हाउस में है। 9th हाउस भी एजुकेशन का हाउस है। और जुपिटर की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, देखिए। 9th पे पड़ रही है मैडम, इस पे 8वें पंचम पे पड़ रही है। पंचम पे पड़ 9वीं, रही है। हाँ, 9वीं दृष्टि। और 5वीं लगन दृष्टि लगन लग्न, पे भी पड़ रही है तो। और उसके कर्म भाव पे, इस पे क्या नाम है, प्रकर्म प्रक्रम भाव पे भी पड़ रही है पराक्रम भाव पे भी और पड़ रही है, पंचम पे भी पड़ रही है। पंचम पे भी पड़ रही है और लग्न पे भी पड़ रही या है। लग्नेश कहाँ गए हैं? लगने, हाँ ये खराब हो गए। ये खराब हो गया। और और लग्नेश जो है वो मन के कारक है। हम्म ठीक है। तो अब आप ही बताइए। और देखिए, जो सूर्य है एजुकेशन के लिए वो भी एक कारक होते हैं, वो भी दृष्टि दे रहे हैं लग्न को। अब आप इस कुंडली पे क्या एनालाइज करते हैं? उस बच्चे का एमबीए में एडमिशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या होगा। आप हम प्रश्न आया है तो हम कहेंगे होगा। तो क्या एनालिसिस इस कुंडली से कर सकते हैं? मैडम मेरे हिसाब से ना एडमिशन तो इसका 100% हो जाएगा। जी। ऐसा अच्छा। आपने बताया, मंगल अपने ही घर को देख रहा है। जी। ठीक है, सप्तम सप्तम दृष्टि है उसकी। एक और और पॉइंट इसमें हाँ मैं मैं, से रह गया, मैं बीच में, सॉरी आपको इंटरप्रेट जी जी करी। जी,
देखिए 6th भाव किसका है, कंपटीशन का है, जी और वहां पे ये षष्ठेश जो है वो गुरु है, और गुरु की पोजीशन भी स्ट्रांग है, जी स्वराशि के हैं और नवम में बैठे हैं, और यहाँ षष्ठम भाव में बुध बैठे हैं। जो बुध कि भी 12वें कहीं भाव ना में देख रहे कहीं हैं। कंपटीशन से रिलेट करते हैं। जी तो अब हाँ, आगे आप बताइए क्या कह रहे थे। सूर्य भी देख रहे हैं जो, और जुपिटर भी पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम्म। मैं ही मानता हूं कि ये लड़का इसके बावजूद एमबीए पूरी नहीं कर पाएगा, या करेगा तो शायद इसका मन जो है विष योग में आ रहा है। जी। इसमें शनि और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, हम्म। और ये लड़के को दरअसल समस्या खड़ी करेंगे ये। और ये मुझे नहीं लगता कि एमबीए पूरी करेगा, तो शायद ये मन भटक जाएगा इसका। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे इसका मन भटकेगा। उस मन जी। भटकने को कैसे कंट्रोल करना है वो देखना है मैडम। जी। और कर्म भाव में राहु बैठे हैं, और राहु हम्म। बैठे मंगल के घर में, और वो सीधे नजर डाल रहे हैं सुख भाव पर। जी। और सुख सुख भाव में भाव में बैठे केतु केतु। बैठे हैं। केतु जो है वो मन उच्चाट करेंगे इसका। हम्म। इसका कहीं ना कहीं इसका मन उच्चाट होगा। और बाकी ये बात सही है कि बुध जो बुद्धि के कारक हैं वो यहाँ बैठे हैं, उस पर बृहस्पति का परछाई है। लेकिन समस्या है कि बुध की जो दृष्टि है वो हम्म। भी मिथुन राशि पर है, बिल्कुल। और जो कि 12वें भाव में बैठी है। हम्म। तो ओवरऑल एमबीए में तो एडमिशन तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, प्रॉब्लम इसको अपने आप से होगी, ऐसा मुझे लग रहा है मैडम। बिल्कुल आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्लास होते होते आप प्रेडिक्ट करने लगे। बहुत अरे अच्छा मैडम ये लगा मुझे। तो आपका आशीर्वाद है, वरना। नहीं, मुझे बहुत ही खुशी हुई, और काफी नजदीक हैं आप। देखिए, अभी हम बात करें एमबीए के एडमिशन की, अभी उसकी एडमिशन नहीं हुई। मैम ठीक है, इसका है ना, जो चंद्रमा है वो भी तो काफी वीक है, अष्टम में चले गया लग्नेश। इसीलिए मैं वही कह रही हूँ कि ये जो बच्चा है, एडमिशन तो उसकी हुई, 100% हुई, क्योंकि देखिए गुरु हर तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मंगल भी उसको अच्छी दृष्टि दे रहे हैं, और बुध भी अपनी अच्छी दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, और बुध ये षष्ठेश जो है वो भी गुरु है। तो उससे उसको एडमिशन तो मिली, लेकिन लग्न में ही अश्लेषा नक्षत्र आ गए, कष्ट उसका देख रहे हैं। तो बहुत मानसिक परेशानियों के बाद उसको एडमिशन मिली। अब मानसिक परेशानी क्या हो सकती है, देखिए जहां एडमिशन चाह रहा था वहां नहीं हुई। ठीक है, और जैसे बहुत डिले के बाद एडमिशन, शनि भी डिले दिखा रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट आई नहीं आया नाम, सेकंड लिस्ट आई नहीं आया नाम, बहुत एंड में जब बच्चा बहुत परेशान हो गया तब उसको पता चलता है कि हाँ उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन तो 100% है, लेकिन अब ये जो चतुर्थेश है ये भी शुक्र बैठे हैं, तो सुख जो था उसका वहां कहीं ना कहीं, आप जैसे कह रहे हैं, कंप्लीट भी उसने की एमबीए, अभी कर ही रहा है। तो एजुकेशनल एकेडमिक उसमें उसको परेशानी नहीं है। कभी उसको परेशानी आ जाती है कि साथ वाले बच्चे परेशान करते हैं, हॉस्टल छोड़ के उसको कहीं और रहना पड़ता है, कभी वो बीमार पड़ जाता है, कभी मतलब इस तरह से परेशानियां जो हैं वो उसको कंटिन्यूअसली आ रही हैं, जो कि उसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में व्यवधान तो करती है, लेकिन पढ़ाई उसकी रुकी नहीं है, कंटिन्यूअसली अभी तक चल रही है। अब हम, ये तो हमने लग्न से, एजुकेशन के लिए हम D24 भी देखते हैं। ये मैंने D24 चार्ट बनाया है, मैडम इसमें थोड़ा सा भी इसको ऊपर देखिए। कर दीजिए, D24 नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। बस बस, थैंक यू मैडम। ठीक है, ये D24 चार्ट है, इसमें लग्न आ गई है वृश्चिक राशि की। ठीक है, मंगल की राशि की, और मंगल चले गए अष्टम में। सेम यहाँ भी हो रहा है, लग्नेश जो है वो अष्टम में है, यहाँ भी लग्नेश अष्टम में है। ठीक है, और यहाँ देखिए एजुकेशन का भाव है पंचम, पंचम में खुद गुरु बैठ गए हैं स्वराशि में और सूर्य के साथ। गुरु और सूर्य जो है वो एक राजयोग बनाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे जो कार्येश है वो भी
त्रिकोण में बैठे हैं आके और गुरु के साथ। तो ये सूर्य भी अच्छी पोजीशन पे है कार्येश, और सूर्य और गुरु का जो मेल है वो राजयोग बना रहा है। राहु जो है वो नवम में चले गए, चंद्रमा फिर यहाँ पे राहु से पीड़ित हो गए। देखिए नवमेश एक तो द्वादशेश में बैठ गए, और सप्तम के स्वामी भी द्वादशेश में बैठ गए। पहले अष्टम में यहाँ बैठे थे, यहाँ द्वादशेश में। कोई खास राहत जो है वो नहीं है। तो अभी भी मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से अभी उसको राहत नहीं है, परेशान है, लेकिन हाँ फिर भी अपनी एकेडमिक जो जर्नी है उसको वो अच्छे से कर पा रहा है। इसका ये हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एमबीए में एडमिशन और उसकी एमबीए में स्टडीज जो है वो अच्छी होंगी। बेशक उसको परेशानियां आएंगी जो उसे मानसिक रूप से कमजोर करेंगी, लेकिन फिर भी उनको ओवरकम वो बच्चा कर लेगा। ठीक है, इसमें कुछ और? मैडम मैडम ये जो आपने बताई ओवरकम कर लेगा, ये मैडम उसका आपने वो ये निष्कर्ष कैसे निकाला आपने मैडम? देखिए ओवरकम एकेडमिक उसको इसलिए कर लेगा, एक तो एजुकेशन के भाव में उसका बहुत बढ़िया योग बन रहा है सूर्य और गुरु का। गुरु स्वराशि के हैं, नवम पे दृष्टि, नवम में राहु है, लेकिन नवम के जो राहु हैं बहुत नुकसान नहीं करेंगे उसको। ठीक है, और गुरु जो है वो स्वराशि के सूर्य के साथ मिलके यहाँ कर्म भाव के स्वामी भी गुरु के साथ आके यहाँ बैठे। ठीक। इसलिए ये जो एक योग है ये उसकी एजुकेशन को ले जाएगा खींच के, एक ये योग लेकिन काफी। T24 का जो लगन है उसका स्वामी तो आके बैठ गया अष्टम में आके, ये परेशान करेगा ना उसको, उसका अंदर इसका मंगल परेशान करना मतलब मैडम ये हो गया कि मंगल। फिजिकली परेशान रहेगा, स्वास्थ्य से, ठीक। मानसिक रूप से परेशान रहेगा चंद्रमा से। जी। लेकिन एकेडमिक उसका जो है वो एकेडमिक कहीं भी खराब नहीं कर रहा। और ठीक। देखिए जो लाभेश है वो भी दशम में आके बैठे हैं, तो ये भी कोई अच्छा ही साइन है, बुरा साइन नहीं है। और वो मित्र शनि के साथ बैठे, ठीक मैडम। तो शनि कहीं उनको उसको डिले कर सकते हैं बीच में, लेकिन एकेडमिक वो ले जाएगा। ठीक मैडम। तो हम अब आज के टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक इतना आपको हो गया होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको कुंडली में ग्रह लगाने आ गए, भाव देखने आ गए, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप ये देखेंगे तो इससे आपको आगे आगे उसको एनालाइज करना इजी हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली योग देख लीजिए, कौन कौन से योग कहाँ लगाने हैं, कुंडली अपने आप बोलने लगे। ठीक मैडम। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, झगड़ा, मुकदमा, जेल एक्सेट्रा। तेजेंद्र जी लगा दीजिए आप स्लाइड। लड़ाई झगड़े के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, जब भी वैसे भी अगर जन्म कुंडली में भी देखें जिसका मंगल स्ट्रांग है या लग्न में बैठा है या राहु के साथ मेल हो रहा है, तो वो पर्सन अपने आप ही बड़ा एग्रेसिव होता है, हार्श स्पीकर होगा, बात बात में गालियां निकालने वाला होगा या हार्श बोलने वाला। मंगल की है, और अगर उसमें भी बुध खराब हो जाए तब तो उससे बात करना ही जो है वो बचते हैं लोग, इससे बात करना ही बेकार है। तो छठे भाव का स्वामी और छठा भाव भी लड़ाई के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरे भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में ना होने पर और चंद्रमा पीड़ित होने पर झगड़े की समस्या बन जाती है। अब चंद्रमा बीच में क्यों ला रहे हैं यहाँ? चंद्रमा जो है हमारी मानसिक जो स्थिति है उसका कारक जो है वो चंद्रमा है। तो जब मानसिक रूप से कोई कमजोर होगा या मानसिक रूप से ही स्टेबल नहीं होगा तो वो दूसरों पे इरिटेट होगा, झगड़े करेगा, इसलिए चंद्रमा भी हम इसमें लेते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। मंगल ग्रह की क्या खासियत है?
मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया। हमने जो बेसिक स्टार्टिंग की क्लास ली थी उसमें ही ये किया था डिस्कस कि मंगल जो है सेनापति का, सूर्य राजा होता है। मंगल को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। अगर मंगल शुभ है तो ये सारी चीजें उसमें होंगी। पर्सन शक्तिवान होगा, ऊर्जा से भरपूर होगा। जनरली जो डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है, या फिर जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी मंगल कहीं ना कहीं उनको बहुत सपोर्ट, आत्मविश्वास भी उनमें होता है, डेयरिंग होते हैं ऐसे लोग, और पराक्रम का भी स्वामी है। लेकिन अगर मंगल अशुभ हो गया तो यही जो क्वालिटीज हैं वो डिसक्वालिटी बन जाती हैं। वो पर्सन जो है वो आ, उसकी शक्ति जो है वो गलत साइड में लगेगी, वो क्रूएल हो जाएगा, एनर्जी को वो वेस्ट करेगा, सही कामों में नहीं लगाएगा, आत्मविश्वास उसका डगमगाएगा, और पराक्रम जो है वो उसका दुस्साहस बन जाएगा। जहां पराक्रम दिखाना है वहां से हट जाएगा, और जहां पे नहीं दिखाना वहां पे। जो क्रिमिनल्स होते हैं मोस्टली इनका मंगल भी स्ट्रांग होता है, लेकिन अशुभ मंगल पाया जाता है। इसका मुख्य तत्व अग्नि तत्व है और इसका मुख्य रंग लाल है। तांबा इसकी धातु है और जौ, लाल मसूर आदि इसके दान के अनाज हैं। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। नेक्स्ट लगा दो। मंगल चंद्रमा के अशुभ होने पर दुष्परिणाम। व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रूर और हिंसक स्वभाव हो जाता। मंगल भी अशुभ है और चंद्रमा दोनों ही अशुभ हो गए तो वो कहावत है करेला और नीम चढ़ा, वो वाली बात हो जाती। क्रूर होगा, हिंसक होगा। चंद्रमा पीड़ित होने पर मन खराब होने के साथ साथ आत्मविश्वास और साहस कमजोर होता है। व्यक्ति को रिश्तों के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं भी घेर लेती हैं क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक है। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है क्योंकि चंद्रमा माता का कारक। अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है। मन हमेशा परेशान रहता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। हर रोज पारिवारिक कलह कलेश बना रहता है। नेक्स्ट कर दीजिए। केस फाइल करने से पूर्व यदि प्रश्न कुंडली बना ली जाए तो आप ज्योतिषीय सूत्रों की सहायता से बहुत कुछ जान सकते हैं। मुकदमे के संदर्भ में लग्न को प्रश्नकर्ता माना जाता है और सप्तम स्थान को विरोधी पक्ष, चतुर्थ को निर्णय भाव और दशम को जज। ये चीजें बहुत याद रखनी होती हैं प्रश्न शास्त्र में। जन्म कुंडली में तो जो भी भाव कारक है वो वैसे ही रहते, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए वो कारक उनका बदलता नहीं है। प्रश्न कुंडली में बदल जाता है। यहाँ पे लग्न प्रश्नकर्ता, सप्तम भाव विरोधी पक्ष है, चतुर्थ निर्णय भाव है और दशम जज या निर्णायक स्थान माना जाता है। छठा घर गुप्त शत्रु या मुकदमे का भाव होता है। नेक्स्ट लग्न। अधिकतर देखा गया है कि कोर्ट केस में शनि, राहु, मंगल, राहु दोष, कालसर्प दोष, साढ़े साती, शनि की ढैया आदि की विशेष भूमिका रहती है। अगर जातक के ऊपर ये है, चल रहा है, या फिर प्रश्न कुंडली में जिस टाइम की प्रश्न कुंडली बनी ये दोष आ रहे हैं, तो कुंडली का छठा भाव शत्रु व मुकदमों का परिचय देता है, तो आठवां उसके भाव उलझाव का, 12वां सजा का। इनका परस्पर संबंध बन जाने पर अचानक जातक मुश्किल में फंस जाता है। अगर उस टाइम पे ऐसे भाव बन रहे हैं, राहु क्रूर अवस्था में है, मंगल अशुभ है, राहु दोष आ रहा है, कालसर्प दोष कुंडली में बन रहा है, साढ़े साती दिखाई दे रही है, या शनि की ढैया आ रही है, तो जातक जो है मुश्किलों में फंस सकता है।
और कई बार बेकसूर को भी सजा मिलती है। हर जातक की कुंडली इस तरह के योग दर्शाती है। जातक की जन्म कुंडली भी दिखाती है, और अगर जन्म कुंडली नहीं है तो कृष्ण कुंडली में भी ये योग बनती है। एक जेल अधीक्षक कई बार अपनी ही जेल का कैदी बन जाता है, इसे ग्रहों का ही है। कब करें कोर्ट केस? ज्योतिष में ऐसे कई मुहूर्त योग हैं जिनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई का निर्णय लेने पर वांछित परिणाम अवश्य मिलते हैं। इन योगों में तिथि, दिवस, नक्षत्र, लग्न आदि का विचार किया जाता है। मंगलवार को नया मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए। इस दिन आरंभ किया गया ऐसा कृत्य असफलता का मुंह आता है। शनिवार को किया गया केस बहुत लंबा खिंच जाता है। अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, अनुराधा एवं धनिष्ठा नक्षत्र इस फील्ड में सफलता के कारक होते हैं। ये नक्षत्र याद रखिए कि कौन कौन से नक्षत्र हैं। इनमें अगर केस फाइल होता है तो ये सफलता को दर्शाते हैं। तिथि देख लीजिए, शुभ तिथि है। योग कैसा आ रहा है, योग देख लीजिए। नक्षत्र उस दिन कौन सा है। अगर ये सारा चीज करके अगर केस फाइल किया जाता है तो उसकी सफलता के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर केस फाइल करने से पूर्व यदि प्रश्न कुंडली बना ली जाए तो आप ज्योतिषीय सूत्रों की सहायता से बहुत कुछ जान सकते हैं। मुकदमे के संदर्भ में लग्न को प्रश्नकर्ता माना जाता है, सप्तम को पक्ष, चतुर्थ निर्णय भाव। अब हम ये देख सकते हैं, अगर आपने प्रश्न कुंडली बनाई और उसमें अशुभ संयोग आ रहे हैं, मान लीजिए 100% तो कभी भी सारे शुभ नहीं मिलते, अगर 60% भी शुभ आ रहे हैं तो आप उस कुंडली को सही मानेंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि गोचर जो है वो कब बदलेगा, चंद्रमा कब जाएगा शुभ भाव में, मंगल अगर अशुभ भाव में है, अष्टम में है, तो नवम में कितने दिनों में जाएगा। उस इन चीजों को अगर ध्यान में रख के फिर आप वो डेट फाइनल कर लेते हैं तो उस डेट को फाइल करने से, केस फाइल करने से जो चांसेस हैं वो आपके फेवर में आने के बढ़ जाते। पहले भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो तो विरोधी को क्षीण बना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो है वो थोड़ी अलग है। हर क्वेश्चन में हम कहते हैं लग्न में शुभ भाव, लग्न में शुभ भाव। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। पहले भाव में अशुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है, तो वो विरोधी को कमजोर बनाता है। ये जो अशुभ ग्रह है, ये जो प्रश्न करता है उसके लिए फेवरेबल है। यदि 3 शुभ ग्रह लग्न में इकट्ठे बैठे, एक अशुभ ग्रह है तो विरोधी कमजोर हो रहा है और पक्षकार जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। अगर 3 शुभ ग्रह लग्न में इकट्ठे बैठे हों तो विजय निश्चित रहती। 3 अशुभ भी यदि लग्न में आ जाए तो विरोधी को करारी हार। 3 ग्रह एक साथ हैं, चाहे वो लव है, शुभ है या अशुभ है, वो ठीक है। अगर अशुभ आ गए तो विरोधी को और कमजोर करेंगे और जो है वो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। पहले घर में अशुभ और 7वें में, यहाँ पे अशुभ सॉरी ये मिसप्रिंट है। पहले घर में अशुभ और 7वें में शुभ ग्रह होने जरूरी। उससे क्या होगा, देखिए अगर पहले ग्रह में शुभ ग्रह होंगे तो जो जातक है वो बहुत ही ज्यादा सीधा, शरीफ, और जब झगड़ा या मुकदमेबाजी करनी हो तो नॉर्मली जो है वो आ, उसको थोड़ा सा तेज होना चाहिए। और अगर सप्तम में अशुभ ग्रह है तो वो विरोधी जो है वो ज्यादा तेज तर्रार हो जाएगा। और अगर सप्तम में शुभ है तो वो थोड़ा सा शरीफ हो जाएगा और वो उसको डोमिनेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले घर में अशुभ और 7वें घर में शुभ ग्रह होने जरूरी हैं। गुरु त्रिकोण में विजय दिलाता है। कृष्ण लग्न से प्रथम, 7वें तथा 10वें भाव में पड़े अच्छे सितारे जीत के सूचक हैं। यदि 9वें स्थान में शनि या मंगल आ जाए तो पराजय का मुंह देखना पड़ता है। पहले और 7वें घर के स्वामी एक भाव में नहीं होने चाहिए। दोनों जो हैं
अगर कंजंक्शन इनका एक ही घर में हो रहा है तो वो शुभ नहीं होता। गुरु पांचवे, नौवे या प्रथम भाव में हो और छठे में कोई अशुभ ग्रह ना हो तो सफलता आसपास ही रहती है। लड़ाई झगड़े और जो मुकदमे से रिलेटेड कुंडली होती है उसमें हम ये भी कहते हैं कि अष्टम भाव भी खाली हो तो ज्यादा अच्छा होता है, फेवर में। नेक्स्ट कर दीजिए। केंद्र में अच्छे ग्रह शुक्र, बुध, चंद्र या गुरु हो तो 100% विजय से मिलती है। ये सभी यदि नर राशि में हो तो मुकदमे पर किया गया खर्च वापस आने की संभावना रहती। कृष्ण लग्न व चंद्र यदि चर राशि अर्थात मूवेबल साइन में हो, चर राशि में कृष्ण लग्न और चंद्रमा, तो अगली डेट पड़ेगी। चंद्र लग्न क्या है, चीज को मूव करवा देती, तो अगली डेट पड़ेगी। दशम भाव में अशुभ ग्रह दर्शाता है कि अगली डेट पर भी फैसला नहीं हो पाएगा। दशम भाव क्या है, निर्णय जजमेंट का है ना, तो अगर उसमें अशुभ ग्रह आ गया तो जो फैसला है वो नेक्स्ट डेट पे भी नहीं हो पाएगा। मुकदमा दायर करने से पहले प्रश्न कुंडली बनाकर ग्रहों की स्थितियां देखी जा सकती हैं और ठीक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छे मुहूर्त पर किए गए कार्य का परिणाम भी सुखद रहता है। इनमें से अगर 60% योग भी मिल जाए तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में घबराना नहीं चाहिए, सफलता लगभग निश्चित ही रहती है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली में अगर आपको योग अभी शुभ नहीं नजर आ रहे हैं तो अगले गोचर के हिसाब से वेट करिए कि शुभ जो है इनका कब इनका ट्रांजिट चेंज हो रहा है, और ये शुभ में आ रहे हैं, मंगल शुभ में आ रहे हैं, शनि शुभ में आ रहे हैं, और जो मुकदमे से रिलेटेड भाव हैं उनमें शुभ ग्रह आ रहे हैं, जो लग्न है उसमें कोई अशुभ ग्रह बैठा है, और इसमें से अगर 60% भी अगर आपको योग मिल जाते हैं तो आप इसमें अपनी सफलता देख सकते हैं। ज्योतिष की अन्य शाखा कृष्ण मूर्ति पद्धति, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। केपी से अगर हम देखें तो इस फील्ड में केपी जो है वो बहुत हेल्प करता है, एग्जैक्ट जो डेट है वो केपी से निकल जाता है। आगे कर दीजिए। जेल यात्रा के योग कुंडली में कैसे बनते हैं। कुंडली में जेल यात्रा, शनि, मंगल और राहु मुख्य रूप से यह 3 ग्रह कारावास के योग को निर्मित करने में मुख्य भूमिका निभा, शनि, मंगल और राहु। और कारावास के लिए हम जो भाव देखते हैं मेन जो है वो द्वादशेश मतलब 12th हाउस। इसके अतिरिक्त सभी लग्नों के द्वादशेश, सभी लग्नों के, आप कोई भी चार्ट देखें, ये D1 देखें, D9 देखें, उनमें सबके 12वां हाउस जो है वो जेल को या कारावास को दिखाता है। द्वादशेश, षष्ठेश एवं अष्टमेश भी इस तरह के योग बनाने में अपनी भूमिका निभा। भाव तो है ही, 12वां भाव, 6th भाव, 8वां भाव, और इन भावों के साथ साथ इनमें बैठे स्वामी वो भी जेल पहुंचाने के कारक हो सकते हैं। इसके साथ साथ यदि महादशा अंतरदशा भी अशुभ ग्रहों की हो तो कारावास योग घटित होने के लिए स्थिति। अब दशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा भी अगर इनकी है, द्वादश में जो ग्रह बैठा है या द्वादश का जो स्वामी है, षष्ठम में छठे भाव में जो ग्रह बैठा है, या छठे भाव का स्वामी 8वें में ग्रह बैठा है या 8वें भाव का स्वामी, ये भी अगर अशुभ
उसमें हो, अशुभ स्थिति में हो, तो जेल जाने के पूरे जो है वो योग बन जाते हैं। कई बार जन्म कुंडली में ही ऐसे योग बनते हैं कि कई बार ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण, कई बार जन्म कुंडली में ही ऑलरेडी होते हैं ये योग, और जब दशा अंतरदशा आती है तो वो फलीभूत हो जाते हैं। और कभी कभी ट्रांजिट ऐसा आता है, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उसमें पता चलता है कि अभी ये योग जो है वो आपके लिए, अगर कोई उनका केस चल रहा है या ऑलरेडी कोई पुलिस में कोई उनका केस है, और उसमें अगर ऐसे योग दिख जाते हैं तो उनको कह सकते हैं कि भाई आप जो है इसको बहुत ज्यादा अ, आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि आपके जेल जाने के योग जो है वो एक्टिवेट हो। तो आप अगर सामने वाले के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा आपके ऊपर पड़ जाए। तो अल्प समय के लिए भी ऐसे योग बन जाते हैं। अब देखिए ग्रहों का कैसा वो होता है इसमें, कई बार बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है, कोई उनका रिकॉर्ड गलत नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन किसी कारण से कुछ ऐसी कोई उसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के वो लग गए, आरोप लग गए, और कुछ ना करते हुए, बेकसूर होते हुए भी उनको जेल जाना पड़ता है। और जेल भी किस स्थिति में जाएंगे, आज फ्राइडे को शाम को जेल गए, सैटरडे छुट्टी है या संडे छुट्टी है या कोई और नेशनल हॉलिडे आ गया, 3-4 लगातार हॉलिडे आ गए, तो वो व्यक्ति अगर वो 2 घंटे में छूट सकता था तो वो 4 दिन जेल में रह जाएगा बिना किसी कारण के। तो ये होते हैं ग्रहों के कारण, ग्रह उसके ऐसे हैं कि उसको वहां पे रहना ही पड़ेगा। कानून 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति का कानून जिसे प्रकृति खुद बनाती, ये होता है प्रकृति का कानून कि कुछ नहीं किया है लेकिन कहीं ना कहीं, और इसको हम जोड़ देते हैं कहाँ से, कर्म से। ये जो कुछ भी हो रहा है आज के हमारे उससे नहीं हो रहा है, पिछले जो कर्म हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो वो जो है इस तरह के योग बना देते हैं। जन्म कुंडली में योग अच्छे या बुरे कैसे पड़ते हैं, हमारे कर्म से बनते हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, हम जो करके आए हैं वो कर्म, और वो कर्म जो है वो एक ही जन्म में एक्टिवेट नहीं होते हैं। हमारा शास्त्र मानता है कि कल्प कल्प के जो कर्म हैं वो किसी भी जन्म में एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार वो बहुत कल्प तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और किसी जन्म में जाके वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं उसका हमें फल जो है वो भोगना। इस जन्म में हम बहुत अच्छे से जिंदगी बिताते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, बहुत ही एक संत की जिंदगी बिता रहे हैं। अब आपने देखा होगा कई बार संतों को भी जेल यात्राएं करनी पड़ती हैं, चाहे वो बहुत ही सही हैं, लेकिन उसमें भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स देख लीजिए, अच्छे के लिए भी जेल गए। तो वो कुछ ना कुछ हमारे जो प्रारब्ध हैं वो ऐसी स्थिति बना देते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा करते हुए भी जो हमारे पिछले कर्म हैं वो कहीं ना कहीं आगे आके हमें उनका प्रतिफल भोगना पड़ता है, और उसके अनुसार हमें फल मिलता है। कई बार हम क्या कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारा साथी सारा दिन आराम से ऑफिस आवर्स में भी बाहर घूमता रहता है, लेकिन तरक्की करता जा रहा है, और हम काम पे काम करते जा रहे हैं, लेकिन तरक्की हमें मिलती। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी जो डेस्टिनी है वो हमें हमारे प्रतिफल जो है वो सामने किया, और हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी जो है वो उस फल को भोगने के कारण बहुत पॉजिटिव नहीं हो पाती, हमें मिल पाता है। और कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत नहीं करते, आराम की जिंदगी जीते, लेकिन होता रहता है। वही हमारे जो बड़े हैं एल्डर्स कहते हैं मोती दान करके आए, तो वो मोती दान वही है, हमारे पिछले जो कर्म है वो आज हमें हमारा प्रतिफल दे रहे हैं। तो ये प्रकृति का कानून है, और दूसरा इंसानी कानून जो इंसान खुद के बचाव और रक्षा के लिए बनाया जाता है। इस कानून में
कहीं ना कहीं गड़बड़ कुछ हो सकती है, उसकी संभावना है, लेकिन प्रकृति के कानून नहीं है, प्रकृति का कानून सब। नेक्स्ट लगा दीजिए। कोर्ट केस के लिए जिम्मेदार ग्रह, ज्योतिष में शनि और अदालती मामले। यह कानूनी मुद्दों में देरी करवाता। शनि क्या है? शनि शनि, चलते ही शनि शनि है, नाम ही शनिश्चर है, तो जहां भी बैठ जाते हैं उसी में डिले कर देते हैं। तो कानूनी मुद्दों में भी अगर शनि मेन भाव में आ गए तो उसमें ये डिले करवाते हैं और पक्षों के बीच में गलत फहमी पैदा करते हैं। यह जातक को अदालती मामलों के दौरान अत्यधिक तनाव और दुख का कारण बनता है या ले जाता है। शनि अगर बीच में आ गए तो वो आपसी जो अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश होगी वो उसमें रुकावट डाल देंगे, उनमें गलत फहमी पैदा कर देंगे, और जब अदालती मामले चल रहे हैं उनमें तनाव और दुख जो है वो शनि के कारण आते रहे। नेक्स्ट लगा दीजिए। जन्म कुंडली में राहु और कोर्ट केस, यह मामले को जटिल बना दे, चाहे वह शादी और रिश्ते करियर से जुड़ी सभी चीजें आती हो, इसमें कोई फर्क नहीं। राहु जो है, इसीलिए राहु से डरते हैं, जहां बैठ जाते हैं देंगे तो अति का देते हैं, और जब वो जिस तरह से देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर देते हैं। तो रिश्ता हो, कैरियर हो, उससे सभी जुड़ी चीजें उनको जटिल बना देते हैं। लेकिन जब भी मुकदमेबाजी होती है तो राहु नुकसान पहुंचाने वाला ही है, उसमें कहीं ना कहीं वो या तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं या उसके जो फैसला है उसको टाल देते हैं, डिले करवा। नेक्स्ट कर। ये पर्टिकुलर किसी कुंडली का है, इसको हटा उसकी 31वें साल में उसको कोर्ट कचहरी। युद्ध में प्रश्नकर्ता की पराजय, पाप ग्रहों से संयुक्त मेष अथवा वृष राशियां शत्रु द्वारा प्रश्नकर्ता की पराजय की ओर संकेत करते। युद्ध यहाँ पे हम इसको, ये जो पिछले टाइम से रिलेटेड है, आज हम इसको पराजय या झगड़े से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर मेष या वृष राशियां हैं, जो भी हमारे ये भाव हैं इससे रिलेटेड, उसमें अगर मेष या वृष राशियां हैं और उनमें पाप ग्रह हैं तो प्रश्नकर्ता की पराजय की ओर संकेत करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रश्नकर्ता की जो जीत है वो कम दिखाई दे रही। 9वां भाव भाग्य का भाव है और इसमें अत्यधिक अशुभ प्रभाव की ही पराजय का संकेत। 9वें भाव पे भी अगर अशुभ प्रभाव है, अशुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ संयोजन है, अशुभ दृष्टियां पड़ रही हैं, तो भी वो पराजय और जैसे 9वें भाव में शनि और मंगल का स्थित, तो ये भी पराजय बताते हैं इसमें कि जो जीत है वो मुश्किल है। जन्म कुंडली की भांति प्रश्न कुंडली में भी 8वां भाव प्राय खाली होना चाहिए, यहाँ तक कि 8वें भाव में शुभ ग्रह वांछनीय नहीं। 8वां भाव में अशुभ तो होना ही नहीं चाहिए, शुभ ग्रह भी ना हो तो अच्छा है। 8वें में बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा अथवा इनमें से कम एक ग्रह स्थित हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय निश्चित होती है और शासक युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। अगर अष्टम में ये सारे ग्रह हैं तब तो आप कह दीजिए कि 100% ये केस आप छोड़ दो, इस केस में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर एक भी ग्रह है तो भी जो है वो आ, एक या दो हैं तो भी पराजय जो है वो निश्चित हो। 5वें भाव में शुभ ग्रह और 9वें भाव में पाप ग्रह, प्रश्नकर्ता को अपने जीवन की रक्षा के लिए देश से भागने पर विवश कर दे। 5वें में शुभ ग्रह और 9वें भाव में पाप का ग्रह,
इस तथ्य के बावजूद कि लग्न में पाप ग्रह उत्तम है, तथापि पाप ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और राहु अथवा उनमें से कोई तीन लग्न में स्थित हो तो प्रतिरक्षी शासक युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र से में नष्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होती है, या तो यहाँ पे तो हम उसको सजा ही कह सकते हैं, उसको सजा मिलती। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या अदालती मामले हैं, लड़ाई झगड़े हैं। सबसे ज्यादा जो अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में परेशान होता है तो इन्हीं चीजों से। पैसा कम है तो भी गुजारा हो जाएगा, शिक्षा कम है तो भी कुछ ना कुछ कर लेगा, रोग हैं तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेगा। लेकिन अगर ये अदालती मामले हैं, लड़ाई झगड़े के मामले हैं, केसेस हैं, इसमें पूरा का पूरा परिवार जो है वो किसी ना किसी तरह से अफेक्ट हो। तो इसमें अगर कोई उपाय बताया जाए तो इसमें एक अनुष्ठान, बगलामुखी माँ की पूजा, अगर उसका अनुष्ठान करवाया जाए तो ये जो है अदालती कामों में बहुत राहत देती है। यह अनुष्ठान 10 महाविद्या शक्ति बगलामुखी सर्वोच्च शक्ति का आह्वान करने किया जाता है। जो माँ बगलामुखी है उनको इसी की देवी माना जाता है। माँ बगलामुखी को आमतौर पर पीताम्बरी माँ के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिष के बहुत ही अनूठे उपकरणों में से एक है और बहुत शक्तिशाली और प्रभावी है। तो आप उपाय बता सकते हैं। माँ बगलामुखी का अनुष्ठान अगर करवा लिया जाए तो अदालती कामों में बहुत जो है वो राहत मिल जाती है। नेक्स्ट और भी कुछ है, वो कहीं से मैंने पेस्ट किया है। नेक्स्ट कर दीजिए। बगुलामुखी पूजा इज अ वेरी पावरफुल पूजा विच इज डन टू डोमिनेट। शत्रुओं के लिए, कदमों के लिए विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की जाती है। अगर अनुष्ठान करवाना बहुत मुश्किल लग रहा है तो अगर बगुलामुखी माँ के बीज मंत्र का जाप किया जाए उससे भी काफी राहत मिल जाती है। पंचमुखी हनुमान पूजा इज ऑल्सो यूज्ड टू विन द कोर्ट केसेस। पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। महाकाली साधना also open the way to overcome from judicial proceedings। महाकाली की अगर साधना की जाती है तो वो भी जो कोर्ट से रिलेटेड काम है उनमें विजय दिलवाने का काम करती है। स्पेशल सर्वारिष्ट निवारण प्रयोगा is a very powerful prayoga done by me to provide solution of cases। अब देखिए, सर्वारिष्ट, रिष्ट मतलब अनिष्ट, बुरा, और सर्वारिष्ट जितने भी अरिष्ट हैं उनसे निवारण का प्रयोग जो है ये भी एक तरह की आराधना है। ये भी बहुत पावरफुल पूजा है अगर ये मुकदमों से रिलेटेड चीजों में राहत के लिए, लीगल केसेस में विजय दिलवाने करवाई जाए। लेकिन ये जो पूजा है, ये जो घर में आप जाप कर सकते हैं, घर में आप हवन कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनुष्ठान है ये किसी विद्वान की सलाह या उसके सानिध्य में ही करवाने चाहिए। खुद से ये अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। There are special टोटकेस which support the victims at the time of hearing। छोटे छोटे कुछ उपाय होते हैं, वो भी अगर हम उनको बताते हैं तो वो भी बहुत सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। जैसे टोटके होते हैं कि अगर कोर्ट की हियरिंग है, उनको बता सकते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, ब्लैक वाली, वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर ले जाके और जहाँ पे हियरिंग है वहाँ के वॉशरूम में उसको फ्लश कर दिया जाए तो भी हियरिंग पे फेवर में होने का बहुत चांस हो जाता है। कुछ वो राइस, अक्षत, चावल के साबुत दाने अपने पास अपने हाथ में रख के, और अगर आप महाकाली का बीज मंत्र, बगलामुखी माँ का बीज मंत्र या
भैरवनाथ का बीज मंत्र पढ़ते हैं और उन चावलों को हाथ में रखते हैं, तो वो आप उसमें आपकी शक्ति आ जाती है। और उनको अगर कोर्ट के दरवाजे पे आप थोड़ा थोड़ा दोनों दरवाजों पे डाल देते हैं, कि आपके हियरिंग जो है पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो जातकों को बताई जा सकती है। ये टोटके होते हैं और ये कई बार बहुत काम कर जाते हैं। देर आर सम स्पेशल कवच लाइक वशीकरण कवच, हनुमान कवच, नर्सिंग कवच, विच आर यूजफुल टू गेट द फेवर ऑफ लीगल। ये कवच भी होते हैं, बगलामुखी कवच भी होता है, भैरव कवच भी होता है, और ये इसमें जो बताए गए हैं वशीकरण कवच, हनुमान कवच, नरसिंह कवच, ये कवच भी अगर अपने पास रखे जाते हैं, इनकी पूरे विधि से अगर इनकी पूजा की जाती है, डेली इनकी अर्चना की जाती है, तो ये कवच भी जो है लीगल जो चीजें हैं उसमें विजय दिलाने में यूजफुल हो सकती है। काल भैरव पूजा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पूजा। काल भैरव की पूजा, काल भैरव या बगलामुखी माँ जो है इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, शत्रुनाशक है। और जो कोर्ट केसेस में क्या है, हमें शत्रु से ही विजय लेनी है, तो ये चीजें जो शत्रुनाशक हैं, ये पूजा करके हम खुद के अगर हमारे प्रॉब्लम है या हमारे पास कोई प्रश्न करता आता, उनको ये चीजें बता के हम उसको उसमें से निकलने का रास्ता बता सकते। तो ये चीजें हैं आज की, यही है कोर्ट के लिए। और एक कुंडली है, आज हमने जैसे डिस्कस किया, ये कुंडली है एक पत्नी और उसके जो पेरेंट्स साइड के लोगों की है, के उनका केस है ये। और ये केस था कि वाइफ ने हस्बैंड को जला दिया, उनपे जो है वो केस चल रहा। तो इस कुंडली में हम देखते हैं क्या है पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव। देखिए, स्थिर लग्न की कुंडली है और शीर्षोदय है। तो स्थिर लग्न क्या शो करता है, जो स्थिति है एज इट इज रही, इसमें से बाहर अभी नहीं निकल पाएगी। अब जो ये केस है उसमें से कुछ बहुत अच्छा होने की जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी शीर्षोदय लग्न आई है तो वो लग्न कहती है कि जो बुरा है उसमें कुछ बेटर हो सकता है। अगर मृत्यु दंड मिलना है तो उसका जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इस टाइप से कुछ बेटरमेंट हो सकता मैडम, है। ये द्वि स्वभाव की कुंडली नहीं है? जी, द्वि स्वभाव की कुंडली नहीं है? चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर, 206 नंबर। हाँ, द्विस्वभाव की है, सॉरी। और द्विस्वभाव जा रही है चर की तरफ, तो द्विस्वभाव जो है वो भी 50-50 ही देती है, बहुत ज्यादा। तो इसमें भी कोई बहुत अभी हमको 23 डिग्री पे कोई बहुत अच्छा हमें नहीं मिल रहा है। और लग्न जो है वो 24 डिग्री की है और राहु के पक्ष में है। एक नेगेटिव चीज हमको मिल रही है, और इसमें जो है वो चंद्रमा जो है सप्तम में है और उसकी दृष्टि लग्न पे है। और चंद्रमा जो है उसमें है बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति देखिए सेकंड भाव में है, मारक भाव में गए हैं, और राहु से वो पीड़ित है। अगर हम नक्षत्र देखेंगे तो और स्थिति जो है वो क्लियर होगी। अब लग्न की तरफ देखिए, लग्न पाप कर्तरी से है, राहु है एक तरफ सूर्य है, पाप कर्तरी है। और ये जो लग्न में योग है
दो ग्रह इधर है, दो ग्रह इधर है, इसको बंधन ग्रह कहते हैं, बंधन योग कहते हैं। ये बंधन योग बना रहा है और सूर्य इस योग में शामिल है, तो ये शास्त्रीय बंधन, शासकीय बंधन योग हो गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से बंधन जो है वो टल रहा। जब दोनों तरफ लग्न के या चंद्रमा के दोनों तरफ बराबर बराबर ग्रह होते हैं तो बंधन योग कहलाता है। तो बिल्कुल बंधन योग यहाँ पे बनता। और अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा भी पाप करते, एक तरफ शनि है और एक तरफ केतु। तो ना इस तरफ से कोई राहत है, ना लग्न को कोई राहत है, सिर्फ मंगल जो है वो बात। मंगल जो लीगल केसेस में दशम में मंगल होते हैं, वो मंगल ये बताते हैं कि दशम का मंगल जो है, जो केस है बिल्कुल निर्णायक, जजमेंटल होगा, बिना किसी पक्षपात के जो है वही होगा। इसमें कोई भी पक्षपात या कोई भी सिफारिश नहीं लगने वाली है। तो केस बिल्कुल क्लियर था। तो और ये जो है कहीं से भी ना लग्न को राहत है ना चंद्रमा को राहत है, तो आगे अभी जो है वो अंडर प्रोसीडिंग है। तो यही कह सकते हैं कि इसमें कोई भी राहत जो है होने वाली नहीं है। अगर नक्षत्र देखें तो शुक्र भी किसी, मुझे अब याद नहीं है किस नक्षत्र में है, देखे थे, लेकिन किसी क्रूर स्वामी के ही नक्षत्र में। तो वहां से भी कोई जो है इस कुंडली किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। और अष्टम में भी केतु बैठे हैं, तो पूरी कुंडली जो है वो कहीं से भी राहत जो है वो प्रदान नहीं कर इसके मामले। आप देखिए कहीं से और आपको राहत नजर आ रही है? अगर हम चतुर्थेश को देखें कि जो सुखता का भाव है, तो वो चतुर्थेश भी पीड़ित बैठे हैं और राहु केतु के अक्ष पे हैं। राहु 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 के साथ है, राहु अक्ष पे नहीं, 14 डिग्री, लेकिन राहु के साथ हैं पीड़ित अवस्था में, और मंगल की उनपे दृष्टि पड़ रही है। तो बृहस्पति भी यहाँ पे जो न्याय संगत बात है सिर्फ उसी का फेवर कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कुछ भी राहत। मैडम लगन भी नीच का हो रहा है, तो उससे भी कोई असर पड़ेगा सब मैडम? बिल्कुल पड़ेगा। मतलब कहीं भी राहत वाली बात तो कहीं से नहीं दिखी, सब डाउन ही कर रहे हैं। कोई राहत की अगर नजर आ रही है तो देखिए, लग्न तो पाप कर्त्री है ही, अष्टम में अष्टम जो मृत्यु का कारक है वो केतु भी लग्न के अंश पे बैठा है। सर लग्न नीच का नहीं है, शुक्र नीच का है। हाँ मतलब शुक्र नीच लग्नेश का नीच का हो गया ना? है, लग्न में शुक्र नहीं, लग्नेश नहीं है। लग्नेश लग्नेश बुध है लग्नेश तो सर। बुध है, लग्नेश भी देखिए द्वादश में चले गए हैं। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, सॉरी, शुक्र नीच का हो गया, भाग्येश शुक्र नीच का हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाग्येश नीच भाग्येश का भाग्येश। भाग्य भी कोई राहत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाग्येश नीच के हैं, लग्न में बैठे हैं। तो कहीं से भी जो है राहत जो है वो दिखाई नहीं दे रही। शनि से अगर हम थोड़ा सा फेवर मांगे तो शनि पंचम के होके, त्रिकोण के होके, छठे में होके और वक्री हो गए हैं। बस एक शनि ही थोड़ा ठीक है बस। तो पर वो वक्री हो गए इसलिए वो भी कोई राहत नहीं दे पाएंगे। मैडम ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्ष ही पीड़ित है इसमें तो फिर? जी, इसमें जो इस कुंडली के अंदर जो है, दोनों पक्ष लगन और सप्तम दोनों ही पीड़ित हो गए। दोनों ही पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विक्टिम है वो खुद ही पीड़ित है, ऑलरेडी ही इज डेड। ठीक है ना? तो यहाँ पे विक्टिम भी कुछ खुद खुद में उसमें पावर नहीं है। ये विक्टिम तो जो मंगल है वो न्याय दिलाएंगे victim को।
बड़ा मुझे शासन मुझे मुझे ये लगता है, मेरा somehow I have a strong feeling कि इस कुंडली में जो प्रश्न करता है, जो मेन कल्प्रिट है, राइट, उसका थोड़ा सा केस उसके हो सकता है थोड़ा सा फेवर में जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने जैसे समझाया था कि लगन में क्रूर ग्रह होना चाहिए। क्रूर ग्रह तो नहीं, शुक्र भी क्रूर नहीं, चंद्रमा, दोनों ही जो है सौम्य ग्रह हैं। दोनों ही सौम्य दोनों है ना, दोनों तो ही बेनिफिक है, ठीक है ना। परंतु विरोधी पक्ष भी स्ट्रांग नहीं है। परंतु शुक्र जो है नीच का हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। हम्म नीच का हो गया तो ये थोड़ा सा फेवरेबल हो गया उसके नहीं, लिए। ये शुक्र नीच के ग्रह फेवर नहीं करते लग्न में। अशुभ ग्रह, क्रूएल ग्रह अच्छा, फेवर नहीं करते। नहीं, मैं जैसे मैं बोलता हूँ कि एक बेनिफिक ग्रह है, बेनिफिक तो डेफिनेटली वो तो इट्स नॉट गुड इस केस के लिए, ठीक है ना। बेनिफिक ग्रह अगर नीच का हो गया तो वो और ज्यादा खराब हो। तो खराब हो गया तो अच्छा हो गया ना इसके लिए। यहाँ पे जितना नहीं खराब नहीं, ग्रह। यहाँ पे वो नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं हो रहा है। यहाँ अच्छा, पे ओके। क्रूएल क्रूएल ही दे रहा है, अच्छा क्रूएल अच्छा, वही स्ट्रेंथ चाहिए दे रहा है। हमको। अच्छा, नीच जो है वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, क्रूएल स्ट्रेंथ दे रहा है। दूसरा अगर हम पापकत्री की बात करते हैं तो देखिए कि शुक्र के पास जो है राइट हैंड साइड में पहले बुध दिखता है मेरे को, क्योंकि सूर्य की 6.59 डिग्रीज है, बुध की 17 है, ठीक है ना। फिर हम्म, शुक्र है, और बृहस्पति की 14 है, और राहु की 24 है। तो लगन आपका जो है पापकत्री में नहीं है, पापकत्री में लगन नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, हाँ, जब बुध सूर्य के साथ होता है तो बुध अपना कुछ भी नहीं करता, मतलब उसके जो है वो सूर्य के ही सूर्य के साथ ही चल पड़ता है। सूर्य के जो मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं उनको फॉलो करता है बुध। तो वो ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बुध एक हमारा जो है एक क्रूर ग्रह में तो आता नहीं है ये बुध, ठीक है ना। बुध नहीं आता, सो लेकिन हाँ, बुध की जो है सूर्य के वो साथ बैठा किसके हुआ है, मैं साथ समझ रहता रहा है हूँ। उसके गुण देता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हम्म दूसरा बृहस्पति हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है ना। बृहस्पति भी हमारा क्रूर में नहीं आता है, बेनिफिक में आ जाता है। तो इसका पापकत्री का भी अगर हम देखें, अगर 1 मिनट के लिए देखना शुरू करें, तो अगर हम बोलते हैं कि ये पापकत्री है, तो पापकत्री का जो इम्पैक्ट है लगन में कम रहेगा वीजा वी सप्तम भाव के लिए, बिकॉज सप्तम शनि क्रूर है, केतु क्रूर है, ये खराब है। वो तो चंद्रमा तो पिटा हुआ है, एकदम बुरी तरीके से पिट ही गया एकदम, बिल्कुल। ठीक है ना, वो तो पिट ही गया एकदम तरीके से। और और लगन जो चंद्रमा जो है अमावस्या के बाद किया तो वैसे भी उनमें पक्ष बल नहीं। अमावस्या के बाद चंद्रमा कैसे चलता है मैडम, ये हमें बताएं जरा आप। देखिए, अगर आप देखें चंद्रमा और सूर्य के बीच में बहुत डिग्री का डिफरेंस नहीं है, तो अच्छा, ओके। वो अमावस्या, अगर आप इसकी कुंडली की डिटेल निकाल के देखें तो वो अमावस्या के पास नहीं आएगा, अमावस्या नजदीक के नहीं। अमावस्या के हिसाब से तो चंद्रमा और सूर्य एक साथ ही होने चाहिए ना, तब अमावस्या मानी जाती है ना। सूर्य और हाँ, चंद्रमा जिस दिन होगी ना उस दिन अमावस्या मानी जाएगी। किस दिन? और उससे सप्तम पे जाएगी तो वो पूर्ण, जब ये सप्तम 7वें घर में जाएगा तो वहां जाओगी पूर्णमासी हाँ, होगी। हाँ पूर्णमासी एग्जैक्ट वो, से इधर निकल एब्सोल्युटली गए। वही बोले ना। अमावस्या का तब होगा जब चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे होंगे, तब नहीं, अगर अमावस्या हम होगा। पूरी डिग्रीज देखें तो वो आसपास ही होगा। मैम डिग्री तो घर अलग हो गया ना, भाव जब अलग हो गए तो डिग्री कैसे कंपेयर करोगे आप, डिग्री कंपेयर ही मैं नहीं होगी। अगर देखेंगे, देखिए आप इस कुंडली का निकाल के बताइए, मैं आपको डिटेल देती हूँ, मैंने बहुत ध्यान नहीं है। 24 अगस्त 1994, 9:35 मॉर्निंग की कुंडली है, न्यू दिल्ली की। ये कुंडली हाँ जी, क्या करे इसमें मैडम? इसको निकालिए, इसका अमावस्या का। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी, जरा मदर मुझे कॉल कर। हाँ हाँ हाँ। अमावस्या नहीं है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय हाँ, तृतीय नहीं होती नहीं, है। अमावस्या है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, अब अमावस्या सूरज पूर्णमासी 2-3 तारीख को चौबीस होगी। अगस्त 24 अगस्त 1994। एक मिनट मैडम, और एक मिनट 94 अगस्त बोला आपने? 24। एक मिनट मैडम, 24, 24 ही हो गया, वेडनेसडे। टाइम क्या मैडम? मॉर्निंग 9:35।
9:35। अब यहाँ पे आप नक्षत्र मैडम प्लेस न्यू दिल्ली। दिल्ली। अब यहाँ पे आप नक्षत्र भी ले सकते हैं, देख एक सकते हैं। मिनट एक मिनट मैडम। देखिए लग्न जो है मंगल अष्टमेश के नक्षत्र में है, लग्न उससे भी पीड़ित होगी। हाँ मैडम, वो तो आपका तो ये, हाँ ये तो निकल गया आपका। सूर्य, मरकरी, वेनस यहाँ पे आ गया, राहु, जुपिटर, हाँ वो तो निकला। अब मैडम इसमें कैसे पता चलेगा ये अमावस्या के आसपास का है चंद्रमा? हाउ विल वी नो दिस? आप इसमें आगे हाँ जाइए, आपको वो मिल जाएगी तिथि। एक मिनट, अब प्लैनेट्स में चले आगे गए हम। आगे और जाइए और जाइए। दशा, प्रोडिक्शन, प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स। नहीं, ये लग्न वाले चार्ट्स को आगे लेके जाइए। हाँ मैं आगे आगे चल रहा हूँ मैडम। बर्थ डिटेल, एक मिनट, बर्थ डिटेल में पंचांग बर्थ डिटेल में, हाँ पर जी। ये लिखा जी, कृष्ण पक्ष लिखा हुआ है। कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है? अ, तृतीया लिखा हुआ जी, तृतीया कृष्ण तृतीय। पक्ष की तृतीया तो वो फिर हाँ जी। नजदीकी हो गई ना अमावस्या की। हाँ तो अमावस्या नहीं हुई ना? अमावस्या के नजदीक ही है ना। तो अमावस्या के नजदीक अमावस्या का कब होगा? अच्छा, जब कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि पे अमावस्या होती है मैडम? तृतीया अमावस्या के बाद जो है वो, नहीं ये तो कृष्ण पूर्णमासी पक्ष के बाद की होती है जी, हाँ पूर्णमासी पूर्णमासी के के बाद बाद। आएगी तृतीया। पूर्णमासी तो के अष्टमी बाद तक होती है, उसका पूर्णमासी के बाद कृष्ण पक्ष पूर्णमासी का ही होता है। असर रहेगा। मुझे मुझे पता नहीं जी, आई डोंट नो हाउ टू रीड नहीं, दिस। अष्टमी बट तक पूर्णमासी का असर रहता है, अष्टमी के बाद हाँ, से अमावस्या का तो असर। हाँ तो तो अभी ये फिर तृतीया तो पूर्णमासी के हाँ पास ही है। एग्जैक्टली exactly। लेकिन ये जो है वो चंद्रमा बाकी चीजों से पक्षबल तो है, तो बाकी चीजों से पक्षबल है, तो इसलिए वो जो न्याय है वो विक्टिम को मिलने की संभावना है। हालांकि विक्टिम इज डेड। विक्टिम को मेरे को लगता है कम, मेरे को चांसेस लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है जो पनिशमेंट मिलेगा ना, हम्म। देखो जी उसकी तो हम बेचारा, वो तो ही इज नो मोर, राइट। ही इज नो मोर, यस। हाँ तो अब जो विक्टिम है, मुझे लगता है विक्टिम विल गिव लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर, लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो छूट जाएगा, बट उसकी सिविरिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा दिमाग बोलता है। बिकॉज वेनस है वहां पे, साथ में उसके जो है ये बुध और जुपिटर के उसमें होने के बीच में होने के कारण मेरे को ऐसा लग रहा है शायद हो सकता है पनिशमेंट विल नॉट बी दैट वेरी सीवियर। जज हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं यहाँ पे थोड़ा उनको फेवर मिलेगा। हाँ बस मैं लेकिन वही बोल यहाँ पे देखिए लग्न को आप वो नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र है बेशक, हम्म तो वो नीच के हैं। हम्म। तो ठीक नीच है। का तो मेरा दिमाग तो वैसे आपने बोला, मैं मान गया आपकी बात। मेरे हिसाब से बोला नीच का यहाँ पे अच्छा माना जा रहा है, नहीं, ये फेवरेबल पॉइंट है, ये मेरा दिमाग बोलता नीच है। का ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। सर मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं कुछ बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू मी, एक बार मैं इसको, अकॉर्डिंग टू मी, जो अपना विक्टिम है, जो लेडी है, हाँ हाँ। इसको सजा जरूर मिलेगी। उसका सजा, रीजन नहीं उसका सजा सर, तो हाँ सर बोलिए। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। क्योंकि एक तो लग्न जो है पापकत्री में आ गया, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। नंबर 2, वहां पे जो है लग्न में जो है शुक्र जो है नीच का बैठ गया है। हम्म, नंबर 3, मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से लगन को देख रहा है। ठीक है। तो नंबर अच्छा हो गया ना, लगन खराब नंबर हो गया तो अच्छा हो नंबर गया। 4 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम्म शनि जो है, जो जो कर्म के जो कारक हैं, जो है हम्म। जो न्याय हाँ करते हैं, हाँ वो जी, जो है लग्न लॉर्ड को देख रहे हैं। वक्री लगन लॉर्ड हो गया। वक्री हाँ दृष्टि से, वक्री है वो सबसे बड़ी। वक्री दृष्टि से अपने लग्न लॉर्ड को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं 12वें घर में। 12वां घर जो है जेल का होता है। तो मुझे जो लग रहा है जेल जरूर होगी इसको, लेडी को। जेल तो मैं मना ही जेल नहीं होगी। करता, और देखिए 100% जो होगी। थोड़ा बहुत सॉफ्ट दिख रहा है बस मैं उसमें ये हाँ। है कि मर्डर का डेथ पनिशमेंट होता है। डेथ पनिशमेंट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ जा सकते हैं, इतना राहत जरूर है। हाँ, इतनी राहत ही मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं इससे मिलेगी। ज्यादा राहत नहीं है।
और जो आप कह रहे हैं कि लग्न कर्त्री नहीं है, पापकत्री। उसके लिए लग्न कर्त्री है, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के साथ है, वो सूर्य को ही सपोर्ट करेंगे। और सूर्य जो है वो एक बुध क्रूएल है, बुध और बुध बुध राहु जो है, यहाँ पे हाँ बृहस्पति पीड़ित है खुद राहु से, तो वो बृहस्पति का नहीं कर पा रहे हैं, राहु यहाँ पे एक्टिव है, तो वो राहु जो है वो लग्न को पीड़ित कर रहे हैं। और अगर चतुर्थ भाव देखें तो चतुर्थ भाव भी जो चतुर्थेश है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल तो उनका और मित्र मंगल हो की गया, मंगल उनका मित्र हो गया। यहाँ पे देखिए मित्रता नहीं देखेंगे, यहाँ पे मंगल जो है वो एक जजमेंट का ग्रह है, अच्छा जो अच्छा, आप उस निष्पक्ष पॉइंट में जज कर रहा है। तो वो चतुर्थेश को भी कोई राहत नहीं दे रहा, क्योंकि चतुर्थेश इज ऑन रॉन्ग पॉइंट। अगर यहाँ पे ये जो लेडी थी गलत नहीं होती, बेकसूर होती, तो मंगल उसको फेवर कर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो बेकसूर नहीं है इसलिए मंगल उसको फेवर नहीं करेंगे। मंगल यहाँ पे निष्पक्ष न्याय का फेवर करते हैं। दशम में बैठे मंगल निष्पक्ष न्याय दिलवाते हैं, जो एज पर लॉ होगा भाई उसको फेवर करते हैं। राइट तो मैडम। अभी जो है अ, निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन होपफुली यही निर्णय होगा कि हमारा जो प्रेडिक्शन है मृत्यु से बचाव हो जाएगा, और कारावास के सारे जो है वो दिख रहे हैं सारे। द्वादश में सूर्य बैठे हैं, वो भी कारावास की तरफ संकेत दे रहे हैं, शनि की दृष्टि भी कारावास बता रही है। तो ये कारावास पे ज्यादा फोकस कुंडली कर रही है, तो मृत्यु दंड से कारावास में चेंज हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। आगे राइट राइट मैडम, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये प्रश्न कुंडली है या उनकी उस लेडीज की कुंडली है ये? नहीं, ये प्रश्न कुंडली, हम जन्म कुंडली को डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रश्न कुंडली डिस्कस करेंगे। और कुछ इसमें तो प्रश्न कुंडली में एक चीज ये पूछनी थी कि अगर कोई विदेश में रह रहा हो तो उसके लिए हम उसके विदेश का टाइम लेंगे या यहाँ अपना लोकल वाला जहाँ हम बैठे हैं वहाँ का टाइम? देखिए ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है, लेकिन लेते वही का है जहां से टाइम जब वो प्रश्न आया है हमारे पास, वो ही टाइम दिया जाता है प्रश्न कुंडली। और प्रश्न कुंडली अगर आप जैसे एक हफ्ते पहले किसी ने प्रश्न पूछा है और आप आज बना रहे हैं, तो वो अपना असर खोलेगा। इसलिए प्रश्न कुंडली को ज्यादा से 1-2 दिन के अंदर अंदर ही उसको एनालिसिस कर लेना चाहिए। और जब जातक, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों के प्रश्न शास्त्र हमारा उतना ही पुराना है जितना कि ज्योतिष शास्त्र है, लेकिन तब क्या होता था, कोई कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज नहीं थी, जातक खुद आता था ज्योतिषी के पास, तो जगह भी सेम होती थी और टाइम भी सेम हो। अब जो है वो टाइम और जगह के कंफ्यूजन्स हो गए हैं, लेकिन मोस्टली लोकल उसमें हम जातक जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है कॉमनली उसी को लेते हैं, और टाइम जिस टाइम जातक ने प्रश्न किया है वही टाइम। कई बार गोचर देखने के लिए हम जिस टाइम एनालाइज कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन मेन जो कुंडली है वो जातक के प्रश्न के टाइम। थैंक यू मैम। जी, और कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन एंड वी विल मीट ऑन। नेक्स्ट जो क्लास है, सॉरी विजेंद्र जी मैं आपको इंटरफेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे कि मिश्रा जी चाहते थे ताजिक के योग दोबारा से पढ़ना, तो हम ताजिक के योग डिस्कस कर लेंगे, और कुछ जो इसके मेन पॉइंट्स हैं प्रश्न शास्त्र के वो डिस्कस करेंगे।
और अगर आप लोग कोई कुंडली लाना चाहें तो आप लोग ला सकते हैं। हम उस दिन आपकी कुंडली पे एनालिसिस कर लेंगे। अच्छा मैम, एक जैसे किसी का पैसा फंस जाता है या कोई किसी को पैसे वो देने भी हैं नहीं। वो भी हम जो हमारी नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करते हैं। मेन पैसे का हमारा नहीं हमने किया, तो वो हम उस दिन करते हैं। क्या योग होते हैं, किस योगों से हम, या उपाय भी थोड़े से डिस्कस कर लें, कौन से उपाय हम ले सकते हैं। मैम मेरे फादर पर भी ना कोर्ट केस चल रहा है, तो जैसे ये वाली कुंड आपने आज हमने क्लास डिस्कस करी है, तो उसमें जैसे मैं अभी देखूंगी तो नेक्स्ट क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ डाउट जैसे आ रहे तो कर सकते हैं वो डिस्कस। हाँ बिल्कुल, आप पहले कुंडली बनाइए, ठीक है, और फिर आज के हिसाब से उसमें ग्रह वगैरह सब भाव लगा के देखिए, उसको कोशिश करिए लगाने की, ऐसे ही आपको आएगा लगाना। और उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें। ठीक है डन। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू जी, जी, गुड नाइट। वेलकम Thank you मोस्ट everyone. वेलकम। गुड Great नाइट। everyone. थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। नाइट। इतनी पेशेंस से आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे मैडम, आपको धन्यवाद हमें देना चाहिए। आपने इतनी बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से सिखा दिया हमें, वरना मैडम आप लोगों की सीखने की बहुत वो एक जागरूकता थी, तो उसने सिखाया। मैडम लास्ट टाइम आप मैडम, एक रिक्वेस्ट करेंगे। आपने शुरू में कहा था कि ज्योतिष शास्त्र में आप लोग आए नहीं, आप लाए गए। एग्जैक्टली मैं आज भी कहती हूँ, आपने शुरू में कहा था हम लोग आए नहीं है, हमें लाया बिल्कुल गया है। लाया गया है, तो और ये मैडम वो कहीं ना जो कहीं हमारे आपके ऊपर, प्रारब्ध लाए हैं। हाँ, तो वो ऊपर जो बैठे हैं हमारे, उनका आदेश है, और उनका ही आदेश से हमें आप मिले हैं, और आप उनके आदेश से आपने हमें कुछ सिखाया है। जी, बिल्कुल हम तो बिल्कुल। मैडम आपको भी धन्यवाद करेंगे और उनको भी धन्यवाद करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक। मैडम जेटली मैडम सर, कुछ आप कह रहे हाँ थे? मैडम, मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे कि आपने पहले भी शायद हम लोगों को शेयर किया है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो बुक्स हैं, जो आपने रेफर किए हैं बुक्स, हाँ श्योर, हाँ, उन सब की ना एक बार आप फोटो जो है विद मैं आप ऑथर, उसकी हाँ फोटो लेके और मैं हाँ, ग्रुप में इस ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। श्योर। जितनी बुक्स आप रेफर करें, बिकॉज कंटेंट देखिए बहुत अच्छा है, इसमें टाइम लगता है, मतलब यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू आपसे उस लेवल पे आके बात करने के लिए बहुत समय लगेगा हम लोगों को, पर टाइम मिलेगा, हम पढ़ते रहेंगे, हम चाहते हैं कि हम और पढ़ें उसके ऊपर, और फिर कुछ सीख लें तो फिर आपसे हम बात कर रहे हैं आगे, तो मजा आएगा हम लोगों को। बिल्कुल, और पढ़ते रहिए। मैं आप लोगों से बस एक यही आप लोगों से अपील करूंगी, जितना ज्यादा पढ़ते हैं आप उतनी ही नॉलेज पढ़ते रहिए। बस बस मैडम, जहां से जो नॉलेज मिलती है वो ले लीजिए, कहीं से भी मिलती है तो। मैडम देखिए, मेरे को तो एडवांटेज ये है, आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, जी मेरे को तो कुछ करने को है नहीं। इसलिए बाकी तो देखो, बच्चे छोटे हैं, इन लोगों ने अपने जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ना है, काम पे भी जाना है, बहुत कुछ करना है। जी एटलीस्ट जी, आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी, आई कैन सिट एट होम एंड रीड अ लॉट। बिल्कुल आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फायदा बिल्कुल यूज उठाइए। करूंगा जी, मैं बिल्कुल, जी दैट हाँ, इज माय इंटेंट जेटली आल्सो। साहब, आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। हम तो सोच रहे थे हाँ। कि अभी भी क्रिकेट के टीम के कैप्टन है। अब हम सीनियर सिटीजन टीम के कैप्टन है सर। कोई बात नहीं, अदरवाइज यू मतलब आप लगते काफी यंगर हैं, लुक्स लाइक वेरी यंगर। एक नहीं बहुत नहीं, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। अरे थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आज अपनी शक्ल नहीं दिखाई तो कैमरा ऑन नहीं किया। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। मैं आज बहुत ऐसी टी शर्ट में बैठा हुआ था, मैं नहीं चाह रहा था मैं अपना कैमरा ऑन करूं। कोई कॉलरलेस टी शर्ट में बैठा था, बड़ा कंफर्टेबली बैठा हुआ था मैं। आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। आपकी टी शर्ट बता रही है कि आप वाकई अपने आप यंग हैं। तो इसी यही कारण था कि मैं अपने आप को चाह रहा था कि और कोई बात नहीं, बट आई मस्ट से कि ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा छोटा सा ग्रुप है हमारा, जी और मैं बिल्कुल, हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वी शुड स्टे टुगेदर। यस। जो यस जो बिल्कुल बेटर। जो तेजेंद्र जी ने ग्रुप बनाया है, उसमें वी कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। अगर हम लोग कुछ नई चीज सीखते हैं या आप लोग सीखते हैं, वी कैन ऑल शेयर और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए
कि हमें तेजिंदर जी को सपोर्ट करना चाहिए जितना हम लोग कर सके, मैडम को सपोर्ट करना चाहिए हमें जितना हम लोग हमारे से हो सके। अगर कोई हमसे पूछता है या कोई हमसे एडवाइस मांगता है, वी मस्ट डू आवर बेस्ट, व्हाट लिटिल बेस्ट वी कैन डू फॉर बोथ ऑफ यू, एंड आई विल बी रियली प्रिविलेज्ड इफ आई कुड डू दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माय माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। हम लोग आपसे ही सीख रहे हैं सर, तभी तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा ना हमारा, अच्छी सोच रखेंगे तो। जी सर, बिल्कुल। आपका एंथुसियाज्म है कि बहुत बढ़िया, इस टाइम इस एज में भी आप ये सब चीजें सीख रहे हैं, तो अदरवाइज लोग नहीं सीखते हैं, रिटायर्ड लाइफ जो है लीड करते हैं, बट यू आर डूइंग ग्रेट। तेजिंदर जी रिटायर्ड लाइफ में बच्चों की जिंदगी आराम करते हैं। वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तभी चाहता हूँ कि मैं लग जाऊं मैं। नहीं, अगर आप लगे रहेंगे देन यू विल एंजॉय योर लाइफ सर। मैं आपको आपको रियल रीजन बताऊं मैं क्यों आया हूं उसके अंदर। उसका सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ कि मैं 5 मिनट लूंगा आप लोगों के। जी जी जी। मेरे मम्मी एंड पापा, दे वर अ वेरी गुड कंपेनियन इन ईच अदर, हम लोग 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो थे एसएसबी बोर्ड डायरेक्टर, उसके डायरेक्टर थे, अपना बैंगलोर में जो बोर्ड है उसके डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। मैं कैस्ट्रॉल कंपनी में था, मैं भी घूमता रहा, पूरा हिंदुस्तान घूमता रहा। मेरा छोटा भाई अमेरिका में है। हम 3 भाई हैं सिर्फ। तो पापा मम्मी हमेशा दिल्ली में रहे, इकट्ठे रहे हमेशा। जब तक हम स्कूलिंग करते कॉलेजिंग थे उनके साथ में रहे। फिर एक टाइम आया, हमारी मदर शी लेफ्ट अस, शी हैड कैंसर। और बट एंड विद इन 2 मंथ्स हमें पता चला, एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट, वी कुड नॉट सेव हर। तो 2011 में मेरी मदर चली गई थी। तो हमने अपने फादर को देखा, मेरे फादर ने अपना रूटीन ऐसा बना रखा था लाइफ का, जैसे बोलते हैं जैसे घड़ी चलती है वैसा उनका रूटीन होता था। सुबह 5 बजे उठना और रात को 11 बजे सोना, एंड ही हैज नो टाइम फॉर एनीवन। वो अकेले थे सिर्फ, ही वॉज ऑल अलोन, एंड ही वॉज कीपिंग हिमसेल्फ वेरी बिजी, वेरी वेरी बिजी। और एकदम घड़ी के हिसाब से, अगर 5:55 है, तो मैं अगर बॉम्बे में भी बैठा, मुझे पता है मेरे पिताजी 5:55 को शाम को ये कर रहे होंगे, सुबह 5 बजे हैं तो ये कर रहे होंगे, हमें सब पता था उनका। तो उन्होंने अपने आप को बहुत बिजी रखा। अब मैं भी ये सोचता हूँ कि देखिए, लाइफ का कुछ पता नहीं है, अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमारी हॉबी होनी चाहिए। कल खुदा ना खास्ता कोई भी चला जाता, मैं मेरी मिसेस में से जो रह जाता, उसके लिए जीवन को व्यतीत करने के लिए अपने आप को बिजी कर, देखिए बच्चे अपने रूट पे निकल जाएंगे, सब चले जाएंगे, आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप ठीक है ना, उनकी अपनी लाइफ है। आप अपने आप को कैसे बिजी रखेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी होनी चाहिए इंसान की जिंदगी के अंदर। कोई लोग पेंटिंग करते हैं, कोई रीडिंग करते हैं, कोई कुछ करता है। तो मैंने कहा यार मैं इस लाइन में चलता हूँ। मैं, मेरे को शौक भी था, इंटरेस्ट भी था। मैं कहा चलो एटलीस्ट ये लाइन मेरे को बिजी रखेगी, मैं सुबह से लेकर रात तक चाहूँ पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। इतना ज्ञान इसके अंदर है कि इतना बड़ा समुंदर है इसके अंदर की, मतलब कोई कमी ही नहीं है। जब तक चाहूँ मैं, जब तक मैं पढ़ सकता हूँ, चाहता हूँ, या मेरे में क्षमता है, मैं कर सकता हूँ। इस चीज को सोच के मैं इस लाइन के अंदर आया हूं। मैं एक और इसमें बेनिफिट है, आप औरों की हेल्प भी कर हेल्प सकते एग्जैक्ट वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बिकॉज उस लायक पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, मुझे पता नहीं है। मेरी इच्छा, तो मेरा एक अंदर इच्छा सजेशन, मेरी यही है कि मैं लोगों की बिना पैसे लिए सेवा करूं। जेटली साहब ऐसा है, मेरी एक थोड़ा सा सजेशन है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में हम भी जुड़े हुए हैं, मैडम विल एग्री। द मोमेंट वो एक घर में ना एक लोहे की छुरी होती है, हाँ जी। वो लोहे की छुरी को ना लोग जैसे मर्जी फेंक देते हैं, हम्म। लेकिन वही घर में एक छोटा सी अंगूठी होती है सोने की, उसको बड़े संभाल के रखते हैं, हाँ, जबकि वो अंगूठी किसी काम नहीं आती है। सही कह रहे हैं आप। छुरी हमेशा काम आती है, अगर एक दिन छुरी आपके घर में ना हो काम नहीं होएगा जी, बिल्कुल तो वो आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, किसी अच्छे धार्मिक स्थान पर कोई गुरु, जैसे मैडम है या हम्म। तेजंकर जी हैं, या वैसा कोई गुरु बनाइए, या मैं और मेरी वहां जाकर आप उनके साथ बैठिए, उनसे ज्ञान लीजिए, साथ में जब आप अपना हम्म, काम करें तो उस काम में बिल्कुल बरकत आएगी। एटलीस्ट कुछ चार्ज, क्योंकि देखिए फ्री की सेवा करने से ना आप बहुत नुकसान कर रहे हैं। पहला नुकसान तो उसका कर रहे हैं जो अपने आप का, दूसरा वो आपकी विद्या की कदर नहीं कर रहा, तीसरा जो लोग उसमें पेट पाल रहे हैं आप उनका नुकसान कर रहे हैं।
आफ्टर ऑल कोई तो ऐसे हैं, ठीक है, गॉड की आप गॉड वेरी मेनी थिंग्स फॉर यू, बट आप ये सोच के चलिए कि कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो इससे अपना खर्चा चला रहे हैं। जब आप फ्री की दुकान खोल देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं मिश्रा जी, मैंने ये बोलना चाह रहा था, पहले मैं अपने आप को इस योग्य हाँ, बनाऊं, तो उसके लिए मैं कोई पहले। गुरु आप किसी हाँ, तीर्थ स्थान पे गुरु। जाइए, जैसे बनारस में आप कह रहे थे, हाँ। वहां जाइए, वहां वाकई आपको कोई ना कोई गुरु मिलेगा। उनके बिल्कुल। थोड़े नखरे बर्दाश्त कीजिए, फॉरगेट कि आप कभी अफसर रहे हैं, फॉरगेट कि आप कभी सीनियर सिटीजन हैं, कब सब कुछ भूल जाइए। आप अपना फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस सब भूल जाइए, क्योंकि गुरु का ज्ञान लेने के लिए उसको चरणों में जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो मानाली बात है। तो वो उसके बाद करिए, और उसके बाद धीरे करके लोगों का भला कीजिए। ठीक है, जब आपके पैसा इकट्ठा होता है, नहीं, तेजेंद्र हाँ वो भी। मैडम है या और अच्छे लोग हैं, गुरु जी से पूछ के उसका किसी अच्छे इस्तेमाल कर दिए, लेकिन छुरी और वो वाला संबंध जरा ध्यान रखना, फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता। वो तो मैं मानता हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ उसका। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल, मेरी लाइफ का नहीं, मैं पेप्सी के अंदर आई वाज हैंडलिंग गुजरात स्टेट। तो उस समय विजी कूलर जो होते हैं ना, फ्रिज जो आए थे जिसपे आगे शीशे लगे होते थे, अंदर बॉटल्स रखते थे। तो पहले पेप्सी कंपनी यूज टू चार्ज डीलर्स फॉर दैट। हम लोग चार्ज करते थे, डीलर्स हमारे हाथों में पड़ के हमको पैसा दे के हमसे लेते थे, और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते थे। फिर एक टाइम आ गया, कंपटीशन बहुत हो गया, हम लोगों ने फ्री देने शुरू कर दिए विजी कूलर्स। एंड दोज वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। और वो सब हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया में नहीं बनते थे, हम इंपोर्ट करवा के देते थे। जिस दिन से हम लोगों ने वो फ्री देनी शुरू कर दी, उस दिन से उस मशीन का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। लोगों ने गोडाउनों में डाल दी आपने, कोई मेंटेन नहीं किया, कुछ नहीं किया उसको। और जब भी हमने उस काउंटर पे जाना, उन्होंने 10 गालियां हमको निकालने की, सर क्या मशीन दे दी आपने, ये मशीन तो बकवास है, ये है वो है। व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी राइट। जो चीज फ्री की होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, दैट आई वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड, होती, उसकी वैल्यू इसीलिए। नहीं होती है। और वैसे भी एक और बात है इसमें, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी किसी को फ्री कंसल्टेंसी मत दीजिए। उसका जो, आप तो, आपकी तो सेवा हो गई, आपने तो कुछ गेन कर लिया, लेकिन उसके ऊपर आपने जन्म ओ, जन्मांतर का कर्जा चढ़ा दी। ओके। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये देखिए, ये भी एक थॉट जी प्रोसेस है जो हमारे जी। दिमाग में कभी भी नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो तो एक कुछ ना नॉमिनल कुछ फी, एक लीजिए, नॉमिनल फी। उसके उसकी, ये भी बिल्कुल प्रोफेशनल भी नहीं होना चाहिए कि भी हाँ। मेरा ये रेट है तो उससे डाउन। हम्म, उसकी कंडीशन देख के, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में, उसके अकॉर्डिंगली। चाहे आप मैडम। उससे बोलो कि मुझे तुम भाई एक फ्रूट ही दे दो, फूल दे हाँ, दो, वो भी ठीक कह रहे हैं सफिशिएंट आप, है, यू आर राइट, बट यू आर एब्सोल्युटली समथिंग, राइट। कुछ ना कुछ लेना चाहिए। राइट। और ये तो जातक को ही सोचना चाहिए कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कभी भी प्रश्न शास्त्र की बुक उठा के देखिए, प्रश्न शास्त्र का सबसे पहला रूल है, खाली हाथ कभी भी मत जाइए कृष्ण खाने ये के हाँ, मैडम लिए। आपने बताया था, ये आपने ये खुद ही से बताया था हमें। जी, हाँ, स्टार्टिंग में ही बताया था, ये पहला ही बात जो। रूल है, खाली हाँ, हाथ कभी ज्योतिषी के पास मत जाइए। बिल्कुल, ये बताया था मैम, फर्स्ट मैं क्लास। ज्योतिष के नहीं, मैं बताऊं आपको। हाँ, अगर आप हमारे दादा परदादा को भी देखोगे ना, जब वो लोग, मैं देखता था हमारे चाचे, हमारे ताए, कोई भी हमारे घर आते थे या हम जाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, लेकिन हमेशा। जी जी। बिल्कुल ठीक है आपने, ये चीज जो और है ना, हमारे शास्त्र तो ये भी कहते हैं, आप बाहर से अपने घर में आते हैं तो भी तभी। खाली हाथ मत जाइए। नहीं, हाँ, खाली हाथ ना आओ ना जाओ। ना जाओ, यस, जी एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये मेरी पत्नी बड़ा मानती है। जी। परंतु मैं जिंदगी भर अपना, मतलब मैंने बहुत ट्रेवल करी है, और मैंने बहुत मेहनत करी लाइफ के अंदर, मतलब पागलों की तरह मेहनत करी मैंने। परंतु मेरी में कुछ कमियां रही हैं, जैसे बताया ना, मैं हमेशा खाली हाथ ही घर में आया हूँ हमेशा। इतने थक जाते थे, इतने टायर्ड हो जाते थे, हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की। जी एयरपोर्ट से उतरे, अब गाड़ी में बैठे, सीधा घर भी पहुंच के फिर याद आ रहे यार, चॉकलेट ले आते, कुछ ले आते। कभी नहीं। मेरी पूरी जिंदगी, 35 साल मेरी जिंदगी के, मेरी बीबी ने मेरे को इतना डांटा कि कुछ तो ले आया करो, एक टॉफी ले आया करो। वो मेरे को घर में आके याद आता था। घर के घर की घंटी बजाई तो याद आता, ओ शिट यार, आज तो मैं कुछ लेके नहीं आया। आज मतलब क्या, मैं कभी लेके नहीं आया हूँ। ये गर्मी है। वो मेरे को आज भी बोलती है, मेरे को चीजें ये। मैं बोलता हूँ, ठीक है यार, ये शायद मेरे उसमें नहीं था, मेरा इंटेंट नहीं था कि नहीं लेके आऊं, बट नहीं हो पाया मेरे से। परंतु ये मैं अब, मैं रिटायरमेंट के बाद ना, मैं अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्ट करता अपनी लाइफ को, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरे को तो लगता है मेरे में बहुत ही ज्यादा कमियां रही हैं। बहुत ज्यादा कमियां रही हैं। सभी बट में होती है।
नहीं, बिल्कुल आपने ये बोला है। और ये मैं इस ग्रुप में हर एक बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, गीता जी हैं, अलंकृता जी हैं, अपना रावत जी हैं, कि बिल्कुल मैं मैडम आई एम कम्प्लीटली विद यू, ना खाली हाथ आओ ना खाली हाथ जाओ, जी भले एक टॉफी लेके चले जाओ यार प्लीज, इसका अहमियत है। मैं नहीं आप कर पाया खाली हूँ। हाथ लोगों को भला करो, हाँ एटलीस्ट कम से कम उससे कुछ लो। बेशक कहते हैं ना, आपने 50 रुपए 51 रुपए लिए और उसमें 150 रुपए का उसको डिनर करा दो, हाँ, बिल्कुल लेकिन ठीक, लो बिल्कुल। जरूर। नहीं नहीं, वही हाँ, कहने का, दानिश रावत जी ज्योति इज को सीनियर कभी भी सिटीजन पर्सन। प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, या लेकिन अगर हम अ, अपनी कंसल्टेंसी फ्री देते हैं तो सबसे पहले तो वो उस पे ना अमल ही नहीं करते, हाँ, ठीक हाँ, कह रहे हैं। ठीक संजय है, सर, जेटली सर, ऑन ग्रांटेड लेते हैं। आई जस्ट वांट टू से कि दानिश सर जो है, हमारे दानिश रावत जी जो हैं, ही इज हाँ जी, आल्सो सीनियर सिटीजन। अच्छा, ओ ओके। आई थिंक ही इज इन जॉब या फिर शायद रिटायर है, बट एजेड है, ही इज एजेड। वैसे जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैंने एप्पल कंपनी तो है। दानिश सर खुद बताएं तो ज्यादा बेटर है, अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। दानिश जी शायद। इस साव पर्दे के पीछे रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल शांत रहते हैं ये। अच्छी सर बात है, शांत भी होना चाहिए। मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ, अभी जॉब में हूँ, अभी 5-6 साल रह रहे हैं अभी रिटायरमेंट। अरे अभी तो फिर बहुत लंबा। कहाँ पे अभी है तो आप? टाइम, कहाँ पे हैं आप रेलवे में? मैं ये पंजाब में, हरियाणा में हूँ, यमुनानगर। यमुनानगर, ओके। यमुनानगर, ओके। सब रेलवे का जो है ना, रेलवे की हमारी ऐसी यादें जुड़ी हैं, आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे आप। तो एक बार हम ना मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता बल हूँ। चलो फिर किसी कहेंगे, बैठ के रात हो रही है। हाँ, नहीं बस। एक बार मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए। तो अगर आज आप रेलवे की आज का सेशन बहुत मजेदार रहा, रेलवे बहुत की बढ़िया, यादें शुरू कर दी तो इंटरेक्टिव कश्मीर रहा। से कन्याकुमारी तो तक रेल हम चलती रहेगी। परसों परसों हम फिर से मिलेंगे, तो थैंक यू सो मच। और एक बार मैं चलो, रिकॉर्डिंग गुड चलो नाइट। जी, गुड नाइट जी, गुड नाइट, गुड बाय नाइट। बाय।